अभय राव ने कहा, यह एक छोटी सी बात है, लेकिन सब कुछ ठीक है। दरअसल उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर लिया है और अब आराम कर रहे हैं। गौतम की चिंता बढ़ गई। आखिर हुआ क्या? अभय राव ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चे बहुत शरारती हैं, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है। शायद ये सिर्फ बदकिस्मती है। मोहन युवराज ने माथे पर बल डाले। क्या वे दीपक के साथ नहीं थे? भले ही तृतीय श्रेणी की दिव्य लोमड़ी की दृष्टि का सीधा प्रभाव न हो, फिर भी यह भाग्य को प्रभावित करने में सक्षम होनी चाहिए, है ना? वे कैसे बदकिस्मत हो सकते हैं? अभय राव का चेहरा तिरछा हो गया। क्या यह बहुत अच्छी किस्मत है कि हमें अपने इलाके के किनारे पर ही एक पंख वाले बाघ राजा से सामना हो जाए? ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ नहीं हुआ। मैं भी लगभग वापस नहीं आ पाया था। तेजस ने और अन्य लोगों ने अपनी यात्रा के अनुभवों को विस्तार से बताया। रिडेम्पशन अकादमी के प्रमुख और काली अकादमी टाउन के मेयर के रूप में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी टीम हर हालात के बारे में पूरी तरह से जानती हो। उनकी कहानी सुनकर मोहन युवराज का चेहरा पीला पड़ गया और अन्य लोगों के चेहरे पर भी चिंता का भाव स्पष्ट हो गया। लगभग वे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। गौतम ने कांपती आवाज में कहा। मनन ईश्वर चुप रहे, जबकि मोहन युवराज ने कहा, आप उन्हें वापस भेजने के लिए कैसे राजी हुए? अगर ऐसा होता तो। सिया राव ने ठंडी सांस ली। मुख्य मुद्दा यह है कि यहां एक व्यक्ति बेकार है। अगर मैं होता, भले ही वह पंख वाला बाघ राजा होता, तो भी मैं उसकी लाश को वापस लाता, लेकिन मैं खुद को प्रकट नहीं करना चाहता। एक 9वें क्रम के राक्षसी जानवर की लाश को छोड़ना आसान नहीं है। इससे बहुत सारे सवाल उठेंगे। वह रिडेम्पशन सोसाइटी के देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था और राक्षसी जानवरों में कोई देव स्तर का जानवर नहीं था, इसलिए उसका दावा अतिशयोक्ति नहीं था। अभय राव ने चिढ़कर कहा, तो फिर तुम्हें अगली बार जाना चाहिए। अगली बार? गौतम की आवाज अचानक उत्तेजित हो गई। अभय राव, यह कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय है, तुम्हें पता है। इस बार गौतम की गर्जती आवाज मेयर के लिए तूफानी बपतिस्मा की तरह थी। अपने कांपते होंठों के बावजूद अभय राव चुपचाप सुन सकता था। चांदनी ने जीभ बाहर निकाली और तेजस की ओर मुड़ते हुए पूछा, तेजस, क्या तुम्हें लगता है कि भाई गौरव लाल और दीपक जागेंगे? वे नहीं। तेजस ने सिर झुकाया। वे ठीक हो जाएंगे। यह बस आध्यात्मिक थकावट है। उनका राक्षसी ईश्वर परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं है और इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को बहुत थका लिया है, लेकिन उनके सार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि वे अब सो रहे हैं ताकि जल्दी से ठीक हो सकें। तुमने देखा नहीं कि उनकी नाड़ी और सांस कितनी स्थिर है? ठीक है, अगर वे जल्दी ठीक हो जाएं तो अच्छा होगा। बस उम्मीद है कि कुछ बुरा न हो। चांदनी ने हाथ जोड़ते हुए आकाश की ओर प्रार्थना की। तेजस ने कहा, आसमान से प्रार्थना करना बेकार है। वहां जो भी है वो सच में इंसानों की परवाह नहीं करता। चांदनी एक पल के लिए चुप रही। यह सच है, तो हमें क्या करना चाहिए? तेजस ने कहा, जब अवसर आएगा हम इस आकाश को बदल देंगे और नए नियम बनाएंगे। चांदनी ने आंखें घुमाईं। तुम वाकई बड़ी बातें कर रहे हो, है ना? मैं वापस जा रही हूं। मैं नहीं चाहती कि टीचर मुझे पकड़ लें और डांटें। यह कहकर उसने मुड़कर तेजी से कदम बढ़ाए। विवेक, जो चुपचाप एक और खड़ा था, चांदनी के चले जाने के बाद बोला, छोटे तेजस, हमें अपनी लूट का सामान कैसे संभालना चाहिए? क्या हमें सूची बनानी चाहिए? तेजस मुस्कुराया। कोई जरूरत नहीं बड़े भाई, तुम ही संभालो। बस इसे पैसे में बदलो और टीम के बीच बांट दो। हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि हमने दोनों पंख वाले बाघों को मार डाला, लेकिन मेयर ने पंख वाले बाघ राजा को रोककर हमें बचा लिया। उसके बिना हम तो मर चुके होते। चलो उसे बाघिन की कमाई का आधा हिस्सा दे देते हैं। बाकी हम पांचों में बराबर बांट सकते हैं। विवेक ने एक पल सोचा। यह अच्छा लगता है। मैं अगले कुछ दिनों में इसे संभाल लूंगा। हमें सब कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। चलो पंख वाले बाघ का मांस अपने लिए रख लेते हैं। बाघ का मांस बहुत पौष्टिक होता है। बाघ की हड्डियों का इस्तेमाल औषधीय शराब या सूप बनाने में किया जा सकता है, जिससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूती पाती हैं। हम इसका उपयोग सबके लिए कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? यह बहुत अच्छा लगता है। चलो हम सब मिलकर बाघ का मांस खाते हैं। हालांकि विवेक को पैसे का शौक था, लेकिन वह लालची नहीं था। सबसे बड़े भाई के रूप में वह हमेशा पूरी तस्वीर पर ध्यान देता था।
यह साहसिक कार्य वास्तव में रोमांचकारी था और पुरस्कार भी अपार थे। इन लाभों में तेजस ने निस्संदेह सबसे अधिक योगदान दिया। उसने यात्रा के दौरान फ्लिकिंग डार्ट और डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर तकनीक सिखाई और कठिन परिस्थितियों में इस वार को मोड़ा। तेजस के बाद सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से विवेक था, जिसका साधना स्तर सबसे अधिक था। इस प्रकार लूट का सामान बांटते समय विवेक ने सबसे पहले तेजस की राय ली। तेजस की उदारता देखकर वह भी साथ चलने को तैयार हो गया। बेशक ये उन पांचों के लिए पूरी तरह उचित नहीं होता जिन्होंने अकादमी में सभी लाभों को वितरित करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला। हालांकि राक्षसी जानवर के मांस और हड्डियों का एक हिस्सा सभी के पोषण के लिए अलग रखना एक समझदारी भरा निर्णय था। आखिरकार रिडेम्पशन सोसाइटी का नाम ही इसके उद्देश्य को बताता है। एक समाज, एक समुदाय। राक्षसों और अप्सराओं के सामने मनुष्य बहुत कमजोर थे। केवल मिलकर प्रगति करके ही वे अपनी जीवित रहने की क्षमताओं को बढ़ा सकते थे। विवेक से विदा लेने के बाद तेजस ने दूर कैफेटेरिया के पास हो रही हलचल को देखा। बेचारे मेयर, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। अपने कमरे में लौटते हुए तेजस ने हाल ही के साहसिक कार्य की अप्रत्याशित जटिलताओं पर विचार किया। उसने जोखिम लेने का निर्णय इसलिए लिया था ताकि अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा सके, लेकिन अगर उसे पता होता कि एक ही अभियान में 8वें और 9वें क्रम के राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ेगा, तो शायद वह इतना बड़ा जोखिम न उठाता। क्या उनकी किस्मत इतनी खराब थी या फिर कुछ और था? सौभाग्य से परिणाम उनके पक्ष में रहा। इस अनुभव के माध्यम से वह 6ठे क्रम तक पहुंच चुका था। यह दूसरी बार था जब मौत के करीब से गुजरने ने उसे एक नए स्तर पर सफलता के करीब लाया था। पहला मौका तब था जब उसने विंडवुल्फ टाउन के देवता को हराया, जिसने उसे 4थे से 5वें क्रम तक पहुंचाया था। उसकी उन्नति की गति अद्वितीय थी। फिर भी तेजस को पूरा एहसास था कि अब वह इतनी महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर पाएगा, कम से कम कुछ समय के लिए। इसका कारण यह नहीं था कि वह अब और साधना नहीं कर सकता था या उसकी साधना की गति धीमी हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर उसकी मौजूदा साधना के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करने लगा था। वह केवल 9 वर्ष का था और उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, विशेषकर जब उसने अपने प्रारंभिक वर्षों में कुपोषण का सामना किया था। 6ठे से 7वें क्रम तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण छलांग थी। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था जो उसे उच्च क्रम के राक्षसी देव परिवर्तन की ओर ले जाएगा। इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए उसे शक्ति के आवश्यक स्तर तक पहुंचने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उसका शरीर इस शक्ति का सामना कर सके। इस प्रकार अगले दौर में तेजस का ध्यान अपनी मौजूदा क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उन्हें बेहतर ढंग से समन्वित करने पर था। उसका लक्ष्य था अपने वंश की छापों के स्तर को ऊपर उठाना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर को मजबूत बनाना। उसे अपने शरीर को और विकसित करने और अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देने की आवश्यकता थी, ताकि भविष्य में प्राप्त होने वाली जबरदस्त ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम एक अधिक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन सुनिश्चित किया जा सके। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक ने उत्कृष्ट पोषण प्रदान किया और राक्षसी जानवरों के मांस और हड्डियां जो उन्होंने प्राप्त की थीं, वे शारीरिक पोषण के लिए अत्यंत लाभकारी थीं। तेजस ने पहले से ही योजना बना ली थी कि वह जो पैसा कमाएगा उसका उपयोग कैसे करेगा। एक हिस्सा वह किसी प्रिय व्यक्ति को देने का इरादा रखता था और दूसरा हिस्सा आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा जो शरीर को ताजगी प्रदान करेंगी। रिडेम्पशन अकादमी की छोटी सी दुकान में कई अच्छी चीजें थीं। हालांकि पहले पैसे की कमी थी और वह अपने पास मौजूद पैसे का खुलासा नहीं कर सकता था, लेकिन जल्द ही उसके पास और भी पैसे होंगे और खर्च करने का बहाना भी। पर्याप्त धन मिलने पर वह कुछ मूल्यवान वस्तुएं खरीदने की योजना बना रहा था। 2 दिन की यात्रा के दौरान तेजस अपनी पिछली चोटों से काफी हद तक उबर चुका था। 6ठे क्रम पर उसकी साधना भी स्थिर हो गई थी। उसका शरीर अब ऊर्जा से भरपूर था और उसकी मेरिडियन पूरी तरह भरी हुई लग रही थी। यही एक कारण था कि तेजस को एहसास हुआ कि वह जल्दी से एक और सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा।